हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इससे पहले भी हम लोग इस लाइट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने लाइट, उसकी प्रॉपर्टी और जो रिफ्लेक्शन है यानी परावर्तन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, बट उससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। देखिए, दर्पण क्या होता है। दर्पण एक प्रकार का ऐसा सरफेस होता है जिससे प्रकाश परावर्तित होके दूसरी, मान लीजिए जैसे एक सरफेस है और यहाँ से ये लाइट ऐसे स्ट्राइक होके ऐसे जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का दर्पण है। देखिए, दर्पण टोटल दो प्रकार के होते हैं, मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो देखिए, समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ फिनोमिनाज हैं। सबसे पहले, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, ये आपको दिमाग में रखना है। और क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको समतल दर्पण में याद रखनी है, यही पूछा जाता है। क्या? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो शायद ही किसी को मालूम हो। देखिए, ये जो चीज़ है, देखिए अभी हमने बताया कि जो प्रतिबिंब होता है हमेशा समतल दर्पण में वो सीधा बनता है। लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जब प्रतिबिंब सीधा बनने की बजाय उल्टा बने? ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि देखो यहाँ पे इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन मतलब जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन सकता है। कब? जब जो वस्तु है वो ठीक प्रतिबिंब के ऊपर खड़ी हो, इस तरीके से। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यानी अगर कोई वस्तु समतल दर्पण में लंबवत स्थित है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यही एक एकमात्र कंडीशन है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम डिस्कस भी नहीं करते। तो अगला है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो दो प्रकार के होते हैं, तो ये स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले भाग का कटा एक भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश करके या आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे जो शीशा होता है हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, उसमें जब आप पीछे की तरफ देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये शीशा है तो इसमें जब पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे रेडिश कलर का एक पेंट होता है। तो किस चीज़ का पेंट होता है? आयरन ऑक्साइड का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। देखिए, अवतल और उत्तल में क्या अंतर है? अवतल में जो रिफ्लेक्टिव सरफेस हो यानी जो परावर्तित सतह होता है वो अंदर की ओर होता है और उत्तल में परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। तो दो प्रकार के हो गए। अच्छा, इन्हें एक और भी नाम पुकारा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अभिसारी, और उत्तल दर्पण को अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ यानी अंदर की ओर होता है अवतल दर्पण, और जिसमें बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये हो गए परावर्तक तल। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए,
अगर हम दर्पण को पढ़ रहे हैं लेकिन दर्पण से रिलेटेड अगर हमें परिभाषाएं नहीं मालूम है कि किसको क्या कहते हैं, तो हमें आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सबसे पहले पढ़ते हैं दर्पण का ध्रुव। तो ये क्या होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, तो इसका जो मिडिल पार्ट होगा, ये मिडिल पार्ट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अगला है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का, खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, उसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए ये एक उत्तल दर्पण दिया हुआ है ऐसे, तो अगर हम इसका स्फेयर बनाना चाहें तो कुछ इस हिसाब का स्फेयर बनेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो दर्पण है ये इस स्फेयर का पार्ट है। तो इसका जो सेंटर होगा इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इस गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद अगला है वक्रता त्रिज्या। तो जो गोला बनता है, जो जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर, ओके। यहाँ पे देखिए सब चीज़ें बिल्कुल फिगर में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो दर्पण है ये इस गोले का भाग है, तो इसका जो केंद्र हुआ वो क्या है, वक्रता केंद्र। इसकी जो त्रिज्या हुई वो हुई वक्रता त्रिज्या। इसका जो मध्य बिंदु हुआ वो हुआ ध्रुव यानी पी। ठीक है, और इसकी आधी दूरी को, ये दूरी को, इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्लियर, ओके। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, और वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, जैसे ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, तो इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, और दर्पण का वह क्षेत्रफल जो परावर्तन के लिए उपलब्ध होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ओके, अगला जो है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मतलब क्या समझिए, जैसे मान लिया ये अवतल दर्पण है, तो एक समांतर प्रकाश की किरण ऐसे आई, एक समांतर प्रकाश की किरण ऐसे आई, और ये टकराने के बाद इस हिसाब से पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्लियर, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये कुछ टोटल पार्ट हो गए हैं। मतलब ये कि इसमें जो भी इनके मुख्य भाग है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और यहाँ पे एक ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी अगर मान के चलो कि वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर है, तो उस केस में जो फोकस होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की होगी। और वैसे अगर फोकस 15 सेंटीमीटर का है तो उस केस में आर 30 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ओके। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अब यहाँ पे कुछ प्रूफ हैं, और ठीक है इन प्रूफ्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मिरर और उसके रिलेटेड जो भी अभी हमने बताया उनको तैयार कर लेना है। बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे, जय हिंद।